डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलरली इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, जो आपके लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिहाजा इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बड़े ही ध्यान से आपने देखना है और वन सिटिंग के अंदर। असल में इस मेजर टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी हमारे पास कौन से ऐसे एविडेंस मौजूद हैं एक्सपेरिमेंट बेस, जो क्या करते हैं, जो ये शो करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में मूव करते हैं। हमारे पास ऐसे कौन से एविडेंस मौजूद है? तो इसको रिकॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। अब बैकग्राउंड में कैसे? आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेंटर में होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स में दो थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों सेंटर में हो गए, न्यूक्लियस के अंदर हो गए, जबकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव कर रहे थे बाहर वाले ऑर्बिट में। हमने पढ़ तो लिया कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हमारे पास दलील क्या है, हमारे पास एविडेंस क्या है? कोई भी चीज एविडेंस के बगैर अधूरी है। तो साइंस में आपको जो भी अपना कॉन्सेप्ट देना है, उसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करना था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कैसे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कौन, इस कॉन्सेप्ट को कौन बिल्ड करके गया? रदरफोर्ड भी कर गया, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से उसके मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा अपनी एनर्जी रिलीज करते करते न्यूक्लियस में गिर जाता था। ये मॉडल आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर वे में मूव करता है, और ऐसा ऐसा अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज करते करते वो किस में गिर जाता है? वो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। इस तरीके से कोलैप्स, फाइनल कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ये वाला मॉडल रिजेक्ट हो गया, और इसके रिजेक्शन के बाद नया मॉडल आया जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था। और बोर के एटॉमिक मॉडल ने एक डिस्क्रीट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट। और इनको बोर ने ऑर्बिट 1 2 3, इनको फंडामेंटल या प्रिंसिपल शेल का नाम भी दिया गया, N1 2 and 3, और इनके नाम भी रखे गए। कहा गया कि पहला के है, फिर एल है, फिर एम है। ये आपने पहले, इससे पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर ये चीजें। तो अब यहां तक अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में एक जो थी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप की गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो हमारे पास एविडेंस क्या है? और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका भी एविडेंस क्या है? तो यही इस चैप्टर का मेन, इस टॉपिक का मेन थीम है और इस लेक्चर। और इसमें दो एविडेंस हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। और वो दो एविडेंस क्या हैं? उसमें पहला एविडेंस जिसके जरिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, उनकी मूवमेंट्स उनके ऑर्बिट्स, उनके शेल्स में होती है। जबकि दूसरी जो चीज जो हमें यहां से स्ट्रेंथन करेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स है, या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हमें शेल के बारे में आइडिया देती है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक यहां पे जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहले वाला टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए ये स्पेक्ट्रा होता क्या है। स्पेक्ट्रा निकला है, स्पेक्ट्रा एक प्लूरल है, और प्लूरल जो है वो निकला है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम सिंगुलर। अब स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरे ऑफ आर डिस्प्ले ऑफ, विजुअल डिस्प्ले ऑफ। ये विजुअल डिस्प्ले है, किसका डिस्प्ले है? ये विजुअल डिस्प्ले है मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स का। और ये कंपोनेंट्स किसके होंगे? ये कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ईएमआर के होंगे। इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का अगर विजुअल डिस्प्ले हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। किस तरीके से कि विजुअल डिस्प्ले कैसे होता है? यानी कोई भी हमें डिस्प्ले नजर आए, कोई एरे ऑफ डिस्पर्शन नजर आए, यानी हमें कोई डिस्पर्जन ये नजर आए, डिस्पर्स होती हुई लाइट नजर आए, और कंपोनेंट्स किसके? ईएमआर के। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, ये वो रेडिएशंस हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये विदाउट एनी मीडियम पास कर सकती हैं, वैक्यूम में से पास कर सकती हैं। और इनको आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपने आपने डिस्कस किया था, रेडियो वेव से स्टार्ट हो रही थी, रेडियो वेव से। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आगे इंक्रीज करती जाती हैं। रेडियो के बाद इसमें माइक्रोवेव्स थी, इसमें माइक्रोवेव्स के बाद इसमें मतलब इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, वो सारी इसमें विजिबल, एक इसमें जो इसका फ्रीक्वेंसी का एरिया था वो विजिबल था इसके कंपोनेंट्स में। फिर इसके बाद विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट था, अल्ट्रावायलेट के बाद इसमें एक्स रेज, गामा रेज। तो इस तरीके से ये आखिर पे गामा रेज पे जाके एंड हो रही थी। तो अब आपने इसका एक पैटर्न जो है, ये ईएमआर है, ये मुख्तलिफ तरह की ईएमआर हैं जो मुख्तलिफ पैटर्न में हमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर नजर आती हैं। अब ये वाली जो इनमें है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी नेक्ड आई से हमें नजर आती है वो विजिबल पैटर्न है। अब इसकी रेंज होती है विजिबल पैटर्न की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, ये विजिबल की रेंज है।
अब विजिबल लाइट जब आती है तो वो इस रेंज में आती है, इस वेवलेंथ की रेंज में आती है। और जब इस वेवलेंथ की रेंज में आती है और अगर इस विजिबल लाइट को हम इसके रास्ते में कोई प्रिज्म रख दें, इस विजिबल लाइट के रास्ते में, तो ये विजिबल लाइट इस प्रिज्म से टकराने के बाद इस लाइट डिस्पर्स हो जाती है और अपनी 400 से 750 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है उसमें से मुख्तलिफ वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। और ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट की जाती हैं ये मुख्तलिफ कलर की होती हैं। इसमें इसमें ग्रीन हो सकता है, इसमें ब्लू हो सकता है, इसमें वायलेट होता है, ये कलर होते हैं। और इसको जो कलर है वो वेव के नाम से शो किया जाता है और ये कलर हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। अब इन कलर को यानी यहां पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये मुख्तलिफ। रेड की सबसे कम वेवलेंथ होती है, लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जबकि वायलेट का लैम्डा जो है वो सबसे कम होता है, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है और आपने इसको डिस्कस किया होगा लोअर क्लासेस के अंदर। तो हमारा यहां इसको करने का मकसद यह है कि आपको आइडिया हो कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो डिस्पर्शन उसकी हो जाती है और वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। अब यही वजह है कि जब वो डिस्पर्स होती है तो एक तरह का हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। और हमें ये स्पेक्ट्रम क्या करता है, इसके अंदर मुख्तलिफ लाइट्स जो है वो आपस में मुख्तलिफ लाइट्स की वेवलेंथ आपस में करती है, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको और जरा ब्रॉडर वे से समझने की कोशिश करते हैं कि जब व्हाइट लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे आपको पता है कि स्पेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, इवन यहां तक कि प्लैनेट्स मौजूद है। और जब व्हाइट लाइट इन ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद इसकी होती है डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन होने के बाद ये हमें एक विजुअल डिस्प्ले देती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये विजुअल डिस्प्ले आपको मोस्टली जब भी रेन होती है तो रेन के बाद नजर आता है रेनबो की फॉर्म में। तो अब ये यहां पे जो आप रेनबो देखते हैं वो बेसिकली एक एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है लाइट के मुख्तलिफ कलर आपस में डिस्पर्स हुए होते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का मकसद यह है कि आप अंडरस्टैंड करें कि स्पेक्ट्रम असल में होता क्या। जब आपको पता चला कि मुख्तलिफ लाइट्स की वेवलेंथ जो है वो अपने आप को डिस्पर्स कर लेती हैं तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ को। अब ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है लाइट की। आज लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं ये कलर्स मुख्तलिफ वेवलेंथ की वजह से आ रहे होते हैं। मसलन रेडिश जो कलर है, रेडिश, अब ये रेडिश कलर एक्सट्रीम ज्यादा वेवलेंथ की वजह से होता है। लैम्डा जब बहुत ज्यादा हो तो ये रेडिश कलर आता है। राउंड अबाउट जब ये 700 नैनोमीटर के करीब होता है इतनी वेवलेंथ पे, यानी अगर लैम्डा ज्यादा होगा, इस चीज को याद रखें, अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी भी कम होगी एंड फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि इन दोनों के साथ एनर्जी भी कम होगी एंड फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेव नंबर जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन हम यहां पे इन तीनों टर्म्स को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन लैम्डा अगर ज्यादा होता है जैसे 700 नैनोमीटर तो रेड लाइट की जो एनर्जी है वो कम होगी और इसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इसी तरीके से अगर वायलेट लाइट हम लेते हैं जो सबसे आखिर पे आ रही थी इस पैटर्न में जो हमने पढ़ा था वेवगायर के नाम से, तो इसमें जो लास्ट पे आ रही है वो वायलेट है। और वायलेट जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम है और अगर इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहां हमने डिस्कस किया असल में लाइट की डिस्पर्शन को और मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से स्पेक्ट्रा जो है स्पेक्ट्रम वो डेवलप होता है। और जब आपको यह आइडिया होगा कि स्पेक्ट्रम डेवलप कैसे होता है, ये लाइट का असल में किसी डिस्पर्स होना है, लाइट का अपने कंपोनेंट्स में चेंज होना है। और लाइट एक क्या है, लाइट एक ईएमआर है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। और ये जब अपने कंपोनेंट्स में चेंज होती है, कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं, कंपोनेंट्स के इसके कलर हैं जो हमने वेवगायर के नाम से पढ़ा है। अब जब इनके कलर्स में चेंज होती है तो इस वक्त जो बनता है वो स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये फिर दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम यह है कि जब भी लाइट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जब भी लाइट आपस में लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ आपस में डिफ्यूज होंगी तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी लाइट तो होगी और इस लाइट की वजह से इसकी जो मुख्तलिफ वेवलेंथ है, और वो हमने यहां भी डिस्कस किया कि 400 से लेकर 750 तक इसकी वेवलेंथ है। 450 ले लें, 650 ले लें, 500 ले लें, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ, इसकी डिफरेंट वेवलेंथ जो है ये अगर आपस में डिफ्यूज हो गई, एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डिफ्यूज हुई कि इनमें कोई सेपरेशन ना की जा सकती हुई, ऐसा डिस्पर्जन हुआ जिसमें आपस में डिफ्यूज हो गई, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटीन्यूअस है। और ये पहली जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप देख सकते हैं लाइट ऐसे आपस में, यहां पे पर्पल ऐसे ब्लू कलर डार्क ब्लू में डिफ्यूज हुआ है और डार्क ब्लू आगे ग्रीन में, ग्रीन आगे येलो में, येलो आगे रेड के मुख्तलिफ शेड्स के अंदर। ये इस तरीके से इनके डिफ्यूजन है कि आप इनके दरमियान सेपरेशन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। और जब आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपस में डिफ्यूज होती हैं लाइट्स। ज्यादातर जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब उनमें से उनसे लाइट्स डिस्पर्स होती है मैक्रो ऑब्जेक्ट से, तो वो उस केस के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है डिस्पर्शन पे वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। मैक्रो ऑब्जेक्ट से बड़े लेवल के ऊपर अगर कोई मैसिव बॉडी है तो उससे जो लाइट डिस्पर्स होगी, या इवन बड़े बड़े पार्टिकल या एस्टेरॉइड मेटियोराइट स्पेस के अंदर मौजूद है, जब उनसे लाइट की डिस्पर्शन होगी तो उससे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। और इसकी बेयर एग्जांपल आपके पास रेनबो की फॉर्म में है कि ये जो रेनबो बन जाती है रेन के बाद,
असल में वो किस वजह से बनी है ये कौशिक अज़ा? ये इस वजह से बनी है कि वहां पे क्या हुआ है, बेसिकली लाइट जो है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट से टकराई है, जिसकी वजह से एक पैटर्न बना है, जिसको आपने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से कहा। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तो हो गया मैक्रो ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम तो डील कर रहे हैं एटम के साथ। बोर ने भी डील किया और बाकी लोगों ने भी डील किया, जो बाद में आए साइंटिस्ट, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर्स उसको एक्सप्लेन किया। और एटम में इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, तो लाइट जब एटम से टकराएगी छोटे लेवल पे, तो एटम से टकराने के बाद लाइट जब माइक्रो ऑब्जेक्ट से टकराएगी, माइक्रो लेवल पे हम मोस्टली एटम को ही डील करते हैं। और एटम से टकराने के बाद अब लाइट के अंदर से जो डिस्पर्शन होगी, वो डिस्पर्शन कंटिन्यूअस वे से नहीं होगी, वो डिस्पर्शन होगी डिसकंटिन्यूअस वे से। और इस डिसकंटिन्यूअस वे को आप डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्पर्शन भी कहते हैं। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट सेपरेट, अलग अलग, पहले एक डिस्पर्शन। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि कंटिन्यूअस का मतलब है किसी भी वेव की फॉर्म में कोई अगर चीज जा रही है तो वो कंटिन्यूअस है, यानी वो किसी जगह टूटी नहीं है, वो एंड तक पहुंची है उसी फॉर्म के अंदर। तो ये कंटिन्यूअस लाइन थी जो यहां से हुई। लेकिन अगर मैं डिस्क्रीट बनाऊं तो डिस्क्रीट का मतलब यह है कि यहां बनी टूट गई, फिर यहां बनी टूट गई, फिर यहां बनी टूट गई, फिर ये हुआ टूट गई, ये हुआ टूट गई। यानी जैसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे, लाइट की ड्युअलिटी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, वो भी इसी तरीके से, यानी यहां पे डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल बन गए। और जब डिस्क्रीट बने तो अब जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट से हम लाइट को देखते हैं या एनर्जी को मूव करते हुए, तो हम देखते हैं एनर्जी ऐसे मूव कर रही है वेव की फॉर्म में कंटीन्यूअस में। जब माइक्रो लेवल पे, एटम के लेवल पे हम एनर्जी को देखते हैं, तो एनर्जी हमें डिस्क्रीट लेवल के अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी में मूव करती हुई नजर आती है। और लाइट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा था कि लाइट जो है वो फोटोन होते हैं और फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो अब यहां पे जब डिस्क्रीट तरीके से एनर्जी रिलीज करेगी, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, और वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रम क्या होगा, बेसिकली वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और उसमें मुख्तलिफ लाइन्स होंगी जो हमें शो होंगी, विजुअल डिस्प्ले में लाइन्स शो होंगी। और ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइन्स जो हैं, या तो ये हमें डार्क लाइन्स होंगी, और ये डार्क लाइन्स किस पे होंगी, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे होंगी, ब्राइट बैकग्राउंड पे होंगी। व्हाइट आपकी बजाय ब्राइट लिखे, ब्राइट बैकग्राउंड पे होंगी, डार्क लाइन्स ब्राइट बैकग्राउंड पे। और सिमिलरली दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि आपके पास लाइन्स हो डार्क की बजाय ब्राइट लाइन्स, और ये ब्राइट लाइन्स जो हैं ये किस पे हो, ये डार्क बैकग्राउंड पे हो। यानी दो कॉन्टेक्स्ट हो गए जिसको हमने यहां एक्सप्लेन किया, दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो बैकग्राउंड डार्क हो सकता है या बैकग्राउंड ब्राइट हो सकता है। अगर बैकग्राउंड ब्राइट होगा तो लाइंस डार्क होंगी, और अगर बैकग्राउंड डार्क होगा तो लाइंस ब्लैक होगी। तो अब इस तरीके से अगर आप देखें तो दो दो कॉन्टेक्स्ट को हमने एक्सप्लेन किया, और यहां पे अगर डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस हो तो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, और अगर ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस हो तो एब्जॉर्प्शन होता है। तो ब्लैक बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट लाइन एमिशन, एंड ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन बनता कैसे है, एमिशन कैसे बनता है। लेकिन अब यहां पे हमें डिफाइन करने की जरूरत है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स है इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमें डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जो लाइंस पे मुश्तमिल हो उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ आपस में इस तरीके से डिफ्यूज हो कि उनमें सेपरेशन ना की जा सके, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दोनों की जो इसमें डिफरेंस है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि बड़े लेवल के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे एक कंटिन्यूटी हमें मिलेगी, और छोटे लेवल पे जैसे जैसे जाएंगे एक डिस्क्रीट नेचर हमें मिलेगी। एक चीजों के अंदर हमें जो है वो डिस्क्रीट तरीके से उनको बिहेव करते हुए नजर आएंगे, जैसे बुलेट्स मूव करती हैं। अब जैसे बड़े ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, यानी बुलेट के फॉर्म में सेपरेट सेपरेट ऐसे। और यही वजह है कि यहां से हमें पता चलता है कि ये पहला स्टार्टिंग एरिया है जहां से हमें पता चलता है कि अगर डिस्क्रीट आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है वो ऐसे नहीं हो रही कि आप कंटीन्यूअस वे से, जैसे रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस वे से एनर्जी लॉस करता करता न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर वो कंटीन्यूअस वे से लॉस करता एनर्जी का तो वेवलेंथ की फॉर्म में एटॉमिक स्पेक्ट्रम आता, और अगर वेवलेंथ की फॉर्म में आता तो कंटीन्यूअस बनता, जो कि कंटीन्यूअस तो नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है कि एनर्जी मुख्तलिफ तरीके से हो रही है। पहले एनर्जी एक जगह से आई है, और अगर एनर्जी मुख्तलिफ स्टेप से आ रही है तो इसका मतलब यहां से कोई चीज नीचे गिरेगी या यहां से कोई चीज नीचे गिरेगी, तो अलग अलग तरीके से एनर्जी आएगी और इससे लाइंस बनेगी। और एटम का लाइन स्पेक्ट्रम ये शो कर रहा है कि लाइंस बन रही हैं, तो इट मींस दैट कि एनर्जी के डिफरेंट शेल्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। यही वो चीज है जो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। लेकिन इसको हम आगे थोड़ा सा और ब्रीफली देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, जिसको हमने लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा, ये दो तरह का है। दो पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, और इसमें से एक पॉसिबिलिटी ये थी कि जिसमें डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस आए। और इसको प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी आपने देखा कि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन अगर आ गई तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा होगा, गेस करें जरा। वो होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, ब्राइट लाइंस। और ये वाला स्पेक्ट्रम होगा, इसका नाम पड़ेगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, ये दोनों रिजल्ट तो हमें सेम देते हैं, लेकिन इनमें जो बनने का पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो अब हम देखेंगे कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बनता कैसे। इसको देखने के लिए आपको जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल है, और इसके बाहर ये दूसरा शेल है, और दो या तीन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं।
इसी तरीके से इससे इससे पीछे एक तीसरा शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बिलफर्ज आपका मूव कर रहा है दूसरे शेल में, और इस दूसरे शेल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन ने यहां से लाइट को एब्जॉर्ब किया पहले, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन पे बेस पे नहीं बनता, लेकिन लाइट इसने एब्जॉर्ब की हुई है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इनिशियल लेवल से ही इसमें चला गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। इसकी ग्राउंड स्टेट ये थी, और ये ग्राउंड स्टेट से उठा है और कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है आर्जी तौर पे, और यहां पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा है तो इस एटम की एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी पे, और अगर हाई एनर्जी पे है तो ये हॉट फॉर्म के अंदर गैसेस जब होती हैं तो उन गैसेस ने हॉट फॉर्म के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है और उनकी एनर्जी का लेवल हाई होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में है तो ऐसा ही एक सैंपल आपके पास है, और उसमें सारे एटम जो है उनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं। ये आपके पास एक सैंपल है, इसमें ढेर सारे एटम्स हैं, और ये सारे एटम जो है इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पड़े, और जब इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि वो एक टेम्परेरी स्टेट है, वहां से दोबारा जाएंगे और अपनी पहले वाली स्टेट में उसको गेन करेंगे, अपनी पहले वाली पोजीशन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से दोबारा मूव कर गिरेगा। ये दूसरे इस शेल में भी गिर सकता है, ये पहले वाले अपने शेल में भी गिर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर ये जिसमें भी गिरेगा तो यहां से एक एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किसके डिफरेंस के बराबर होगी? इन शेल के दरमियान जो एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, जो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, उन एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी की वेवलेंथ ये यहां से रिलीज करेगा। यानी अब यहां से इलेक्ट्रॉन ने जब नीचे गिरा तो नीचे गिरने पे इसने एनर्जी रिलीज की। अब वो जो एनर्जी रिलीज की है वो इस पूरे सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वाला एटम भी कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये सारे सिस्टम से वो क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी जो रिलीज होती है यहां से आप देख लें, ये हॉट बॉडी है, गैसेस की बॉडी है, ये जैसे हमने ऊपर बनाया ये उसी का स्ट्रक्चर आप देख ले दोबारा यहां बना हुआ है। जब इससे वो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर, या वो प्रिज्म हो सकता है या वो कोई डिफ्रैक्शन ऑपरेटर्स हो सकता है जिससे वो डिस्पर्स हो, तो ये एक डिस्पर्स करने के लिए डिस्पर्जन ऑपरेटर्स है। एनर्जी को, इस लाइट को जो भी इसके पास आएगी इसको यूनिक बना के आगे मूव करेगा और डिस्प्ले करेगा। और जब यहां पे भी इसकी रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है, और जब ये इसको विजुअल किसी स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर ले जाता है तो डिस्प्ले के ऊपर हमें ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस नजर आती है। पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर उसके बाद यहां 2 लाइंस है, फिर इसी तरीके से 1 लाइन, फिर आखिर पे 2 लाइंस और हैं। और ये ब्राइट लाइंस किस में है? ये ब्राइट लाइंस हैं, यहां पे भी आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, लाइंस तो ब्राइट है लेकिन बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहेवियर बता रहा है कि किसी भी पार्टिकुलर एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आते हैं तो दोबारा से ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी अगर हम उसकी डिस्पर्शन करवा के उस एनर्जी का कोई स्पेक्ट्रम बना लें तो वो स्पेक्ट्रम डार्क होता है बैकग्राउंड का, और उसके ऊपर लाइंस की फॉर्म में शो हो रही होती हैं, ब्राइट लाइंस। ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये बेसिकली उस एनर्जी है, किसी भी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा है तो उसने जितनी एनर्जी रिलीज किया है वो ब्राइट लाइंस की फॉर्म में। तो ये एक यूनिक सा पैटर्न है जो एक खास एटम के लिए फिक्स होगा। मसलन अगर ये पैटर्न सोडियम का है, बिलफर्ज, हम आखिर पे चल के कुछ एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये सोडियम का है तो ये सोडियम के लिए फिक्स है, ऐसा किसी और का नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपका डीएनए, जो आपका फिंगर आपके प्रिंट्स हैं, वो जैसे आपके पैटर्न हैं, ऐसे पैटर्न किसी और के नहीं है। इसी तरीके से जो स्पेक्ट्रम किसी एटम का है वो किसी और का नहीं। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुख्तलिफ तरह की एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर मुख्तलिफ तरह की एनर्जी रिलीज हुई है तो इसका मतलब यह है कि शेल मुख्तलिफ ऑर्बिट से नीचे गिरे। और लाइन स्पेक्ट्रम में भी ये शो कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब मुख्तलिफ ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ शेल्स हैं, और अगर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल से गिर रहे हैं नीचे और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी डिफरेंट है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे, कौन से ऐसे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। तो क्या ये बता नहीं रहा? ये बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट से मूव करके नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह से मुख्तलिफ एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इट मींस दैट कि यही तो शो कर रहा है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिक है। ये तो था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने कहा कि हॉट गैसेस, हॉट बॉडीज के अंदर से जब गैसेस अपनी हॉट स्टेट में होंगी किसी भी एलिमेंट की, तो उस फॉर्म के अंदर वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेंगी। उस एनर्जी को अगर डिस्पर्शन ऑपरेटर से गुजारेंगे तो हमें डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस शो, और ये ब्राइट लाइंस हर एलिमेंट के लिए यूनिक होंगी। तो ये हो गया एटॉमिक एमिशन। अब साथ में दूसरी जो टाइप है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली अब दूसरी तरफ आ गया, जब एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, तो अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिस तरीके से हमने पहले वाले को डिस्कस किया इसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि जो जहां से एनर्जी ऑलरेडी एटम के अंदर से रिलीज हो रही थी, लेकिन यहां पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और अब की बार जब लाइट इस सिस्टम को मिली
तो इसमें जब लाइट, इस पे कोई भी लाइट आके गिरी तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने इस लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी हायर पोजीशन पे चले गए। तो असल में यहां पे एनर्जी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हुई है, वहां पे एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। यहां पे एनर्जी की क्या हुई है, एब्जॉर्प्शन। जब इस एब्जॉर्प्शन एनर्जी को, इस एब्जॉर्प्शन एनर्जी के पैटर्न देखे जाते हैं, जब इस एब्जॉर्प्शन एनर्जी को आप जो इससे बाकी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप डिफ्रैक्शन ऑपरेटर से गुजारते हैं, तो बाकी ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी को जब आप शो करते हैं तो उससे एक नया स्पेक्ट्रम आता है जिसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या होता है कि जब एनर्जी एनर्जी जब ट्रांसमिट एनर्जी को जब किसी भी कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी से नहीं, यहां कोल्ड बॉडी का मतलब है गैसेस, बॉडी यहां पे गैसेस होगी, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हम डील कर रहे हैं। जब इस एनर्जी को किसी डिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन इसकी करवाई जाती है, तो डिस्पर्शन करवाने पे हम देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, अब की बार डार्क लाइंस हैं जो शो हो रही हैं, किस पे, डार्क लाइंस शो हो रही हैं ब्राइट बैकग्राउंड पे। वहां पे ब्राइट लाइंस थी डार्क पे, तो यहां ब्राइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर शो हो रही हैं डार्क लाइंस। तो ये दोनों जो हैं, हमें इसकी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी फॉर्म में एनर्जी की एमिशन होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ बाय एन एटम, किसी भी एटम से जब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है तो ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में बनता है, और वो जो पीछे वाला था वो एमिशन के नतीजे में बना। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। अब ये कोई हॉट बॉडी है जिससे हमने स्टार्टिंग के अंदर रेडिएशन ली, फिर उन रेडिएशन को एटॉमिक उसको कोल्ड स्टेट में ले गए, और कोल्ड स्टेट में ले जाने के बाद जब उसकी डिस्पर्शन करवाई, तो डिस्पर्शन करने के बाद हमने देखा कि उसमें डार्क लाइंस शो हो रही हैं, किस पे, ब्राइट बैकग्राउंड पे। ये जो बैकग्राउंड है ये कैसा है, ये ब्राइट है। तो अब यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें किसी भी गैसियस सैंपल से जो कोल्ड स्टेट में है, याद रखिए कोई भी गैसियस सैंपल है लेकिन उसकी स्टेट यहां पे कैसी है, स्टेट उसकी कोल्ड है, वो अभी हॉट स्टेट में नहीं है, कोल्ड स्टेट में है। तो उसके अंदर से जब एब्जॉर्प्शन होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आएगा, डार्क लाइंस आएंगी, और ये डार्क लाइंस किस पे होंगी, किसी भी ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर। या एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो चुके हैं दोनों, तो जो शार्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा वो इन दोनों के डिफरेंस का बनेगा, कि डिफरेंस क्या है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। यह भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, शार्ट क्वेश्चन में यह भी चीज पूछी जा सकती है कि फॉर्मेशन बताएं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, वो भी हमने डिस्कस किया है, और फिर साथ में कह सकता है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की भी फॉर्मेशन बताएं। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप उसमें डायग्राम बना दें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा उसे। अब हमने ये तो देखा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम भी है। हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो ये अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लें, हाइड्रोजन का, तो आप अब हाइड्रोजन के एटम दोनों स्पेक्ट्रम बनाएंगे, एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इन दोनों स्पेक्ट्रम के केस के अंदर जो पैटर्न बनेंगे, जो स्पेक्ट्रम बनेगा, एक में क्या होगा कि डार्क बैकग्राउंड होगा, ब्राइट लाइन होगी, और एक में ब्राइट बैकग्राउंड होगा, डार्क लाइंस होंगी। हम बिलफर्ज कर लेते हैं कि पहले वाला जो है वो डार्क बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्राइट लाइंस होने जा रही है, तो उसमें जो एटॉमिक जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा उसमें एक हाइड्रोजन की लाइन यहां आ जाएगी, फिर दो इकट्ठी लाइंस आएंगी, ये सीरीजेस हैं जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, फिर उसके बाद फिर दो इकट्ठी लाइंस होंगी, और फिर उसके बाद तीन इकट्ठी लाइंस है, और फिर तीन के बाद फिर एक है गैप के ऊपर, और फिर लास्ट पे एक है जो यहां पे आ रही है। तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह का स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से जब यही स्पेक्ट्रम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के केस में बनाया जाता है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी हमें बिल्कुल लाइन उसी पैटर्न पे नजर आती है, उसी वेवलेंथ के साथ नजर आती है जिस वेवलेंथ के साथ ऊपर वाले में नजर आ रही है, तीन और फिर एक और लास्ट पे एक। यानी यहां पे जो चीज चेंज हुई है वो वेवलेंथ सेम रही है, वो चेंज नहीं हुई दोनों केसेस के अंदर। अगर पहली लाइंस बिलफर्ज यहां पे इसकी एब्जॉर्ब हो रही है, फर्ज कर ले इसकी अगर 400 पे एब्जॉर्ब हो रही है नैनोमीटर पे, तो इसकी भी 400 नैनोमीटर पे। इसकी अगर नेक्स्ट लाइन जो है वो 600 पे है, तो इसकी भी 600 पे। लाइंस के अंदर जो इनकी वेवलेंथ है वो सेम रही है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि लाइंस की वेवलेंथ जो है वो हमेशा सेम रहेगी, और ये वेवलेंथ बेशक एब्जॉर्प्शन हो या बेशक एमिशन हो, दोनों के केस में ये यूनिक होगी, और ये सिर्फ उसी एटम को शो कर रही होगी जिसके बारे में ये सारी बात हो रही है। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन के बारे में हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए यूनिक है, बेशक उसका एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो, तो दोनों बेसिकली आइडेंटिकल ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक में डार्क लाइंस है और ब्राइट बैकग्राउंड है, और दूसरे में ब्राइट लाइंस है और डार्क बैकग्राउंड है। इसके अलावा कोई दोनों में फर्क नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का ले लिया और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का ले लिया, दोनों में लाइंस आई, तो क्या ये दोनों की लाइंस डिफरेंट एलिमेंट को शो करेंगी? हरगिज नहीं। दोनों में हाइड्रोजन का पैटर्न सेम रहेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट से नीचे गिरेंगे, और उनकी एमिशन स्पेक्ट्रम या उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, हीट एब्जॉर्ब करने के केस में, दोनों के केस में जो उनकी 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 जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के दरमियान शिफ्टिंग है वो यूनिक होगी, वो एक जैसी होगी। तो अब यहां पे जब हम कह रहे हैं कि हर एटम का, खा वो सोडियम हो, खा वो हाइड्रोजन हो, खा वो पोटाशियम हो, हर एक का अपना अपना यूनिक पैटर्न है। नाइट्रोजन की बात भी कर लेते हैं, अगर हर एक का अपना अपना यूनिक पैटर्न है, तो यूनिक होने की वजह से
इस यूनिकनेस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फिर इनकी पहचान भी हुई, इसी वजह से तो इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। तो जब हम इनको आइडेंटिफिकेशन किसी चीज को कहते हैं तो हम ये फिर कह रहे होते हैं कि ये इसके लिए फिंगरप्रिंट का काम करते हैं। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम ये फिंगरप्रिंट्स हैं किसी भी एलिमेंट के, ऑफ एन एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट ले लो उसका अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एमिशन देख लो वो दूसरे से डिफरेंट होगा, लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इसको हम जरा इस डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो पहले दोनों के स्पेक्ट्रम दे दिए गए, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन। तो पहले ये देख लो कि क्या एब्जॉर्प्शन और एमिशन में लाइंस के दरमियान कोई डिफरेंस है। पहली लाइन यहां पे है एब्जॉर्प्शन में, ये लाइन पड़ी हुई है, और यहां पे अगर एमिशन में देखो तो बिल्कुल उसी वेवलेंथ के साथ लाइन पड़ी है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन यहां पे पड़ी है तो इसकी लाइन भी यहीं पे पड़ी है, और इसकी लाइन यहां पे पड़ी है तो ये वाली लाइन भी यहां पे पड़ी है। अब ये वाली लाइन जो यहां पे पड़ी है ये नीचे वाले किसी में देखो यहां पड़ी हुई है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल नीचे किसी से और से मिल नहीं रहा। और लेकिन एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपस में सेम ही है, एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो वो सेम ही है, उनके दरमियान लाइंस बिल्कुल एक ही तरह के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के लिए ये जो स्पेक्ट्रम है ये यूनिक है, ये हाइड्रोजन का डीएनए है, ये हाइड्रोजन के फिंगरप्रिंट की जगह रखता है, और इस तरह का किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन आपस में सेम होंगे। फिर सोडियम की बात करें, अब सोडियम में देखो तो एक पूरा पैटर्न यहां पे कोई लाइन शो नहीं हो रही। बेसिकली यहां नीचे जो है ये ब्राइट नहीं है, ये डार्क होगा, ये डार्क नीचे होगा ब्राइट ऊपर होगा, ये गलती हो गई यहां से इसमें लिखते हुए। तो यहां पे कोई लाइन शो नहीं हो रही, तो लाइन शो नहीं हो रही, लाइन ये दो है तो यहां दो लाइनें हमें शो हो रही हैं। फिर उसके बाद यहां पे एक सिंगल लाइन है, यहां सिंगल लाइन शो हो रही है। फिर ये तीन लाइनें हैं, यहां भी तीन लाइनें शो हो रही हैं। तो ये सोडियम की आइडेंटिकल लाइंस हैं, खासकर ये पहली दोनों लाइंस सोडियम के बारे में होती है। तो अब ये सोडियम का जो पैटर्न है ये किसी नाइट्रोजन से नहीं मिल रहा, लेकिन इनके एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम अगेन आपस दोनों जो आपस में मिल रहे हैं, और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन को देख लें, यूनिक है, लाइन पहली लाइन, फिर दो इकट्ठी लाइन है, यहां दो इकट्ठी लाइन है। फिर उसके बाद लाइंस के अंदर जितनी स्पेसिंग है वो नाइट्रोजन के केस में वो स्पेसिफिक है, वो किसी और के केस में नहीं है, नाइट्रोजन की अपनी स्पेसिंग है। तो अब इन तमाम रेफरेंसेस से आपने जो देखा, आपने देखा कि हर एक का यूनिक पैटर्न है, और जब यूनिक पैटर्न है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट है, और नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम नाइट्रोजन का फिंगरप्रिंट है। और दोनों के स्पेक्ट्रम जो है वो एक दूसरे, अगर हम स्पेक्ट्रम ले लें तो हम इसके अननोन होने को, यदि कोई अगर नोन नहीं है हमें, तो हम मालूम कर सकते हैं कि अननोन क्या है। अब यहां पे हम समराइज करते हैं इसको। इस पूरे में हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर जिन मेन एरियाज को डिस्कस किया वो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। बेसिकली हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सबूत ले सके, एक्सपेरिमेंटल सबूत कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो वाकई ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, और हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है। और ये एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने हमें लाइंस की फॉर्म में बता दिया कि मुख्तलिफ लाइंस का मतलब यह है कि अगर ये लाइंस डिस्क्रीट है, लाइंस बनती कैसे हैं, ये जंप होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, असल में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब जंपिंग है तो हर एक की लाइंस डिफरेंट है दूसरे से, तो इसका मतलब जंपिंग भी क्या होगी, जंप भी डिफरेंट होगा। और जब जंप भी डिफरेंट होगा इसका मतलब हर ऑर्बिट के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो यहां से हमें हो गया कि फिर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं वो भी क्या हुई, हर एक के केस में डिफरेंट हुई, और इसको पढ़ने की जरूरत है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुई कैसे, तो हम इसी चीज का आंसर निकालना चाह रहे थे कि एविडेंस क्या है हमारे पास कि मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज जिसको हमने यहां पे डिस्कस किया वो ये था कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है, एटम का एटॉमिक फॉर्म में, जबकि बड़े लेवल पे जो स्पेक्ट्रम है वो कंटीन्यूअस होता है मैक्रो ऑब्जेक्ट का, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस है। और जो रदरफोर्ड बार बार कह रहा था कि एटम का स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होगा वो पॉसिबल नहीं था, बोर का ठीक था, बोर लाइन स्पेक्ट्रम कह रहा था। और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो डिस्क्रीट है, ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस है। तो ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं, खासकर आपने जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन का पढ़ा है, और साथ में ये पढ़ा है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल सिमिलर होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के, आइडेंटिकल होते हैं किसी भी एटम के केस में, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि बैकग्राउंड और लाइंस के कलर का फर्क होता है। तो इसके अलावा इस पूरे सेक्शन के अंदर आपको बहुत ज्यादा कोई इससे ज्यादा कंसेप्चुअल चीज नहीं बताई जाएगी, या ना ही आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी। हाँ, इससे ये हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये असल में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होता है कॉन्सेप्ट, जहां से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आइडेंटिफाई किया जाता है अननोन एलिमेंट को, उसका स्पेक्ट्रम बना के कि अननोन एलिमेंट जो है वो कौन सा है, वो एक्स कौन सा था, तो उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। और स्पेक्ट्रम को जो लिटरेचर में हमारे पास जो गिवन स्पेक्ट्रम होते हैं उनसे मैच किया जाता है, जिससे मैच हो जाए वो उसका, क्योंकि आपको पता है फिंगरप्रिंट भी तो ऐसे ही मैच किया जाता है, जो 3-4 मुजरम होते हैं उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, और जो हमें क्राइम सीन से मिल रहा होता है उसको और मैच कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें जो अननोन होता है उसको हम नोन से मैच कर लेते हैं। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं माइक्रो लेवल के ऊपर एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो ये आज का लेक्चर था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था जो आपकी अटेंशन रिक्वायर करता है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं ताकि हम उसको डिस्कस करें। इसकी अलग से एक वीडियो और भी बनाऊंगा ग्राफिक्स की फॉर्म में, जिससे इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो दूसरा एविडेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का, हम उसको डिस्कस करेंगे।